दोस्तों ये कहानी है कोरोना काल 2022 की। भूतों से ग्रसित ये खुद की मेरी ही कहानी है जो कि मेरे ऊपर ही बीता हुआ है। तो चलिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कहानी का शीर्षक कैसे निर्माण होता है और कैसे ये कहानी मेरे ऊपर गुजरती है। तो ये बात है कोरोना काल की, जब यहाँ पे कोरोना काल का समय बहुत ही बड़ा उभर के आ रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, छोटी कंपनियों की तो बात ही मत करो, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी, लोग अपने घर पे जा रहे थे। तो इसी इसी से ग्रसित हमारा परिवार भी था। हम लोग भी घर जाने की बहुत ही उत्सुकता थी कि हम कैसे भी अपने घर पे चल जाए, हम बच जाए, क्योंकि यहाँ पे राशन पानी भी ख़त्म हो रहा था, खाने की जो समस्या थी वो भी बढ़ रही थी और नौकरियों से निकाल दिया जा रहा था, क्योंकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए सभी लोगों को निकालते जा रहे थे। तो काफ़ी दिन तक रहे हम लोग रहे, फिर कुछ समझ में नहीं आता। हमारी बहन का शादी भी था। शादी कुछ करीबन 4-5 महीने आगे था। तो हम लोग कैसे भी करके जब मालूम पड़ा कि एक ट्रेन जा रही है और सरकार द्वारा लोगों को उनके गांव भेजा जा रहा है, तो हमारा सभी परिवार, चाचा चाची, बुआ, सभी लोग एकजुट होकर हम लोग उस ट्रेन में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में हम लोग बैठते हैं और सरकार द्वारा बहुत सारे खाने की मुहैया उपलब्ध कराई जाती है। कैसे न कैसे करके हम अपना सफ़र तय कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं गाजीपुर स्टेशन। गाजीपुर स्टेशन पहुंचते ही वहां से बस बस उपलब्ध कराई जाती है। बस में बैठते हैं और बस से हमको जाना रहता है इंदौर। और करीबन हम दोपहर को तो ट्रेन से उतरते हैं और बस दोपहर को पकड़ के हमें जाना रहता है वहाँ से इंदौर। जबकि बस कासमाबाद रुकेगी तो हमारी बस निकल पड़ती है। तो बस को चलते करीबन 9 बज जाता है। नहीं, बस को चलते 9 तो नहीं बजता, करीबन वही 6 साढ़े 6 बज जाता है ना। बस लेकिन कासमाबाद नहीं पहुंचती है। जो जो ये सरकारी दफ्तर के जो कर्मचारी थे, वो बस को वहाँ कोरोना सेंटर में सीधे लेके जाते हैं और वहाँ सभी फैमिली, जितने भी परिवार के लोग थे, सब वहाँ उतरते हैं। वहाँ उनका कोरोना चेकअप होता है। सभी लोग कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। सभी लोग मतलब कोरोना से बचे रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी परिवार के एक लोगों को कोरोना पॉजिटिव करके उनका फॉर्म भरा जाता है और उनको अलग अलग निकाल दिया रहता है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि इन्हें अलग क्यों निकाल रहे हैं। हर परिवार से एक लोग को अलग निकाल देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है और काफ़ी डर का माहौल बन जाता है। रात के 11 भी बजे हुए रहते हैं जब इस सबको निकालते हैं। और उसी की बात ये है, सभी लोगों को वहाँ पे खाना खाने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे थे, जिनका न तो कोई रोज़गार, न खाने का सामान उन्हें खाना खाने के लिए दिया जाता है और घर लेके जाने के लिए राशन भी दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी बस में एक और परिवार आया था। वो एक माँ थी और उनका एक लड़का जो कि मेरे ही उम्र का था और एक उनकी बिटिया। तो हुआ है कि सभी परिवार से एक एक जन को निकाल लेते हैं। हमारे परिवार से हमारा एक भाई है प्रदीप, उसको निकाला गया। और वो आंटी है, जो माताजी है, उनके परिवार से उनके बड़े बेटे जो कि मेरे ही उम्र के, उनको निकाल दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको ही निकाल दिया तो वो औरत है, वो अपनी बिटिया के साथ घर तक कैसे सफ़र तय करेगी और वो माँ पे क्या गुजरेगी, जब बिना मतलब के उसके बेटे को अलग से निकाल दिया है कोरोना सेंटर में 15-20 दिन रखने के लिए। पूरा डर का माहौल हो जाता है। हमारे घर में भी पूरा डर का माहौल हो जाता है। ये सरकारी कर्मचारियों के काम थे, तो उससे भी हम कुछ जूझ नहीं सकते। कैसे भी करके हम पूछते, सर नहीं, जाने दो। लेकिन वो बोलते नहीं, 15 दिन तक इनको अलग जगह रखना पड़ेगा और आप सभी लोग घर जा सकते हो। तो हम लोग एक जगह बैठ के नाश्ता करते हैं और मेरे भाई को लेके चले जाते हैं। हम लोग सभी लोग काफ़ी रोते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं सकते, कोरोना काल का जो माहौल था वो इतना भयानक और इतना दर्दनाक माहौल था कि आदमी, कितने लोग तो डर के मारे मर गए, कितने लोग तो मुंबई गांव पैदल ही आ गए। बहुत ही डर का माहौल था। तो जो वो माताजी थी, उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा था और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि कोरोना का समय था, सबको लग रहा है कि एक दूसरे को छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा। मैं भी जब उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो मेरे घर वाले लोग मुझे भी रोक दे रहे थे, नहीं, ज़रूरत नहीं है, सब अपने हाल पे जी लेंगे, किसी को छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन कब तक सहन नहीं हो पाया मेरे को। मैं बोला मरना रहेगा तो मर ही जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं मरना चाहता। मैं उन आंटी को एक जगह बैठाया, मैं बोला आप टेंशन मत लो, आपको सुरक्षित घर तक जो बस है, जो बस फ्री में बस उपलब्ध किया है,
घर तक जाने के लिए। मैं बोला आंटी आप टेंशन मत लो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ूंगा। उसकी बिटिया को भी मैंने हौसला दिया और मैं उनका राशन लेके आया। फिर जो वहाँ कानपुर जाने के लिए जो बस वहाँ से निकल रही थी, मैं आंटी को उस बस तक लेके गया, उनको और उनकी बिटिया को उनका राशन रखा और उनको मैंने सही से पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद बस में कुछ लोगों ने झगड़ा कर लिया, उनसे बातचीत हो गया और फिर समझा बुझा के मैंने वो माताजी और उनकी बिटिया को सही तरीके से बैठा दिया और उनसे नंबर भी ले लिया मैंने कि अगर आप घर पे सही तरीके से पहुंच जाओगे तो आप मुझे फ़ोन कर देना। उनको बैठा के आते ही हमारा भी टैक्सी तैयार था, जो कि ये लोगों ने ही उपलब्ध कराया था। बैठ के हम लोग निकल पड़े अपने गांव के लिए। करीबन 12 बजे हम पहुंचते हैं अपने गांव। सभी लोग, हमारी बुआ की फैमिली, हमारी फैमिली, चाचा की फैमिली, सभी लोग गांव पहुंचते हैं। और गांव के लोगों का कहना था कि मुंबई से आने वाले कोई भी हमारे इस गांव में नहीं आ सकते, लेकिन कैसे भी करके हम अपने घर के अंदर तो आ जाते। लेकिन गांव वाले तो मान जाते, समझ जाते। हमने उनको बोला कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, 15 से 20 दिन के बाद ही निकलेंगे। लेकिन बाहर वाले तो समझ जाते, लेकिन घर के अंदर ही हो रहे अन्याय। हमारी दादी ने न तो हम लोग से बात किया, ना ही अपने बिछोने दिए। हम लोग उसी रात में थके हारे छत पे बिना बिस्तर के सो रहे थे। सुबह होते ही हम लोग अपना खाना बनाने का, दादी हम लोग से बात नहीं करती थी। धीरे धीरे 12-15 दिन गुजरा तो माहौल ये हुआ कि थोड़ा माहौल शांत हुआ, हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। फिर 12-15 दिन के बाद पोनू भैया पहुँचे जहाँ प्रदीप को कोरोना के लिए क्वारंटाइन किया गया था, वहाँ से गए, उसे भी लेके आए। फिर हमारा दिल और खुश हो गया। हम लोगों ने घर में बहुत खुशियाँ मनाई और मेरी बहन का शादी भी था। तो सब लोग शादी की तैयारी में लग गए। उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, कोरोना के समय में ये था। तो शादी की तैयारी में सभी लोग लग गए। शादी कैसे भी करके अच्छे तरीके से शादी हो गया। शादी में वही ना लोग ज़्यादा आएंगे, कुछ नहीं, शादी ब्याह जैसे नॉर्मल होता है वैसे करके विदा कर दीजिए। तो शादी तो हो गया। शादी के बाद कुछ कार्यक्रम होता है जो कि खाने के लिए सभी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। तो हम लोग ने बुलाया और जब भी रिश्तेदार को बुलाया तो करीबन रात के 9 बज चुके थे और सभी लोगों को खाना वाना खिला के हम लोगों ने सुला दिया। और उस दिन की बात ये हुआ कि मेरे नानी के गांव का एक लड़का आया हुआ था, उसको वॉशरूम जाना था और ये बात मुझे पता चली। तो उसने बोला कि दीपक भैया मेरे को वॉशरूम जाने का है और मैं बड़ा लालची था बाइक चलाने का और मुझे लालच थी बाइक चलाने की। तो मेरे को मालूम था कि वो बाइक से आया। तो मैंने उसको बोला देख भाई यहाँ से वॉशरूम हालांकि नज़दीकी था, मैं उसको झूठ बोला कि बहुत दूर है। तो वो बाइक है क्या, और उसको ज़ोर से वॉशरूम आई थी। तो उसने मेरे को बोला हाँ भाई बाइक है। मैं बोला चाबी ला, और चाबी लेके मैं निकल पड़ा बाइक चलाने के लिए। बाइक चलाने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर निकल गया शमशान भूमि की तरफ। और मुझे पता नहीं कि वो शमशान भूमि है। एक पुल था, बहुत ही खतरनाक पुल था। 9:30 करीबन 9:30 साढ़े 10 की बात है। और गांव में आपको पता है 8 बजे ही सब सो जाते हैं और इतना अंधेरा 8 बजे हो जाता है। और मैं बात बता रहा हूँ 10 साढ़े 10 की करीबन हम लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी रुकाते हैं और नलके से पानी भरते हैं और हम लोग निकल जाते हैं वॉशरूम करने के लिए खेत में हम लोग वॉशरूम करते समय आपस में मतलब कि बहस होती है भूतों को लेकर। तो वो बोलने लगा कि मैं भूत से नहीं डरता हूँ, तो फिर मैं भी बोलना मैं भी भूत से नहीं डरता हूँ। जब हम लोग वॉशरूम करके निकलते, खेत अभी काफ़ी दूर है, हम लोग निकलते हैं, सामने से एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत चलते हुए नज़र आती है। तो मैं बोलता हूँ भाई वो तो भूत। वो मेरा हाथ जोड़ते ऐसा घिस देता है और बोलता है चुप, भूत कुछ नहीं आता, चुप, कुछ बोलना नहीं। तो मैं बोला यार मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांत हो गया। भूत हमारे सामने से, ये मैं हूँ और मेरा दोस्त इधर खड़ा है। सामने से सफ़ेद साड़ी में वो औरत ऐसे निकल के गई और पुलिया को एक ही झटके में पार कर दी। फिर धीरे धीरे हम दोनों रोड पे आते। रोड पे आने के बाद मेरा दोस्त बोलता है तूने भूत देखा? मैं बोला अजीब पागल इंसान है यार तू। जब मैं बोला तो तू बोल रहा है कि भूत नहीं है, अब बोलता तू भूत है। तो उसने मेरे को एक बात बोला कि कभी भूतों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, जब भी आप उनको देखो तो उनको इग्नोर कर दो। मैं बोला चलो ठीक है, नहीं तो वो पीछे पड़ जाते हैं। इतना हुआ, हम अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े घर के तरफ। घर पे जाके मैं जब अपने मम्मी पापा चाचा चाची सबको बताने लगा तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तू अफवाह रहेगा। फिर ये हुआ कि अगले दिन जब मैं सो रहा हूँ तो रात के 1 बजे, ठीक रात के 1 बजे सभी लोग मेहमान तो चले गए थे। और रात के 1 बजे जब मैं सो रहा हूँ अपने कमरे में
तो मेरा खाना यहाँ पे आके रुक गया, और जब मैं नींद खुली मेरी तो हाथ डाल के मैं उल्टी कर रहा हूँ, तो भी खाना ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर आ रहा है। कैसे कैसे कर मैं जगा, थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा, फिर मैं सो गया। अगले दिन भी ऐसा हुआ, उसके अगले दिन भी ऐसा हुआ। फिर थक हार के मैं तबीयत एकदम बिगड़ने लगी, तो घर वालों ने सुई दवाई सब कराए, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी दादी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो दादी ने गांव में ही मेरे एक बहुत ही बड़े बाबा जी रहते हैं, जो कि बिना देखे ही वो दुख दर्द को बता देते हैं। ऐसा लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल विचार के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो मेरे अंदर कदम रखते ही वो बता देते हैं मुझे क्या परेशानी है। वो मेरी परेशानी दूर करते हैं और सही होके मैं घर पे आता हूँ, और वहाँ से एक रक्षा बांधते हैं, और हम सभी लोग सब होने के बाद, कोरोना काल थोड़ा बहुत समाप्त होने के बाद, मैं मुंबई की तरफ आ जाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में।